हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा एस्पेक्ट्स। साथियों, अभी जैसा आप देख रहे हैं कि भाजपा का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी शख्सियत बन गए हैं जिन्होंने सबसे एक प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी का जो कार्यकाल था वो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में रहने का। कांग्रेस इसे मैनिपुलेटेड स्टोरी बता रही है, भाजपा इसको लेकर जगह जगह जश्न मना रही है और प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। तो हमें ये जानना है कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। कांग्रेस जो कह रही है कि मैनिपुलेटेड स्टोरी है वह सच है, या भाजपा दावा कर रही है सबसे लंबे समय का रिकॉर्ड तोड़ने का नरेंद्र मोदी द्वारा, वो सच है। दोस्तों, इसके लिए हम इतिहास में चलते हैं। इतिहास में वो भी तब जब भारत की आज़ादी का संघर्ष चरम पे था। 1946 की बात है। हम सीधे शुरुआत करते हैं 1946 से, जहाँ से इसकी जड़ें जुड़ी हुई है। कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत इसलिए आया था कि उसके पास 1946 से पहले 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। अंग्रेज कमज़ोर हो चुके थे, उनमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि भारत पे लंबे समय तक भारत को गुलाम बनाकर रख सके। तो इनको भारत की आज़ादी भारत को देनी थी। इस आज़ादी को देने का प्रारूप कैसा हो, इसके लिए एक मिशन, कैबिनेट मिशन भेजा गया। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट के 3 मेंबर को भेजा गया इंडिया। उसमें एक पैट्रिक लॉरेंस थे जो उसमें सेक्रेटरी ऑफ इंडियन अफेयर्स भी थे ब्रिटिश कैबिनेट में। दूसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तीसरा एवी अलेक्जेंडर थे जो प्रथम लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी कहलाते थे। ये तीनों भारत आए। उनका मकसद आपको पहले ही बता दिया, संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार की स्थापना। पहले चलते हैं संविधान सभा का गठन। दोस्तों, संविधान सभा के गठन के लिए भारत में ये 10 लाख की आबादी पर 1 सीट का निर्धारण हुआ। 10 लाख की आबादी पर 1 सीट। पूरे भारत से 389 सीट्स अलॉट हुए पूरे भारत से। इसमें 296 सीटें उन राज्यों से थे जहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत थी, जहाँ की सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने गवर्नर के जरिए चलाते थे। और शेष सीटें जो है लगभग 93 सीट्स थी जो दिए गए इनको देसी रजवाड़ों को। देसी रजवाड़ों को कई ग्रुप में बांटा गया। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर थे, 300-400 रजवाड़े थे, लेकिन उनको कई ग्रुप में बांट करके उनको 93 सीट्स दी गई। तो ये 389 सीट्स बनाए गए पूरे देश में संविधान सभा के लिए, और इसका चुनाव होना था। अब हुआ चुनाव, कौन करेगा? तो इस चुनाव में वो लोग भाग ले सकते थे। हाँ, देसी रजवाड़ों की जो सीटें थी वो तो नॉमिनेट होना था। वहाँ के राजा जो थे वो अपनी सीट पे उसका उनको करना था, नॉमिनेट करना था। लेकिन 296 जो भारतीय स्टेट्स थे उसका निर्वाचन होना था इस तरह से कि उन राज्यों में 1946 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए भारत के राज्यों में विधानसभा का गठन शुरू हो गया था। पहला चुनाव 37 में हुआ था, 1937 में, जिसमें कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कुछ राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। फिर दूसरा चुनाव हुआ था 1946 में, जिसमें कि फिर से चुनाव हुआ था, जिसमें 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, 3 राज्यों में मुस्लिम लीग की सरकार थी। पंजाब में अकाली दल, कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो इन राज्यों में जो ब्रिटिश गवर्नड स्टेट्स थे, जहाँ का संवैधानिक हेड गवर्नर हुआ करते थे, तो उन राज्यों से जो चुनाव होना था उसमें मत देने का अधिकार विधानसभा के सदस्यों था। यानी संविधान सभा के मेंबर विधानसभा के सदस्यों के मत से चुने जाने थे। इस तरह से जो चुनाव हुआ जुलाई और अगस्त 1946 में, उसमें कांग्रेस को 208 सीट मिली। कांग्रेस को 208 सीट मिली और मुस्लिम को 73 सीटें मिली, और बाकी जो 93 सीट्स थी वो देसी रजवाड़ों की थी। फिर संविधान सभा का गठन हो गया। तो 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा के गठन के जरिए जो सदस्य बने थे उन्हीं को अंतरिम सरकार बनाने का मौका मिला। और अंतरिम सरकार में गवर्नर जो थे, तत्कालीन वायसराय, गवर्नर कहना ठीक नहीं होगा, वो तत्कालीन वायसराय जो थे, उन लॉर्ड बॉवेल, उनको बनाया गया आपको अध्यक्ष।
जो अंतरिम सरकार में लॉर्ड बावेल को अध्यक्ष बनाया गया। लॉर्ड बावेल अध्यक्ष बने, कुछ समय तक वो रहे, फिर फरवरी में लॉर्ड माउंटबेटन आए यहाँ पर, तो लॉर्ड माउंटबेटन उसके अध्यक्ष बन गए थे और नेहरू जी को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष। उस संविधान सभा के गठन के तौर के आधार पर जो अंतरिम सरकार बनी थी, 2 सितंबर 1946 को जो शपथ ग्रहण लिया गया था इस सरकार के द्वारा, उसमें गवर्नर वायसराय बने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। गृह और सूचना प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिम्मे आया। वित्त विभाग लियाकत अली खान के जिम्मे आया और कृषि और खाद्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जरिए आया। इस तरह से उसमें कई मंत्री थे। अब सवाल यह है कि अंतरिम सरकार की गठन हो गया, नेहरू कैसे कार्यकारी अध्यक्ष बने, और जब 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने। थोड़ा ये भी एक दिलचस्प वाकया है, इसको समझिए दोस्तों। पहले नेहरू कार्यकारी अध्यक्ष कैसे बने, तो आपको याद होगा कि 1946 के जनवरी महीने में भारत में कांग्रेस ने अपना संगठनात्मक चुनाव किया था। इस संगठनात्मक चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और आचार्य कृपलानी। जो संगठन की जो कार्यकारिणी थी, प्रदेश संगठन की जो कार्यकारिणी थी, उसको अध्यक्ष चुनना था। और इस अध्यक्ष का चुनाव जब शुरू हुआ तो संगठनात्मक रूप से भारत में कांग्रेस के 15 राज्य थे, जिसमें से 11 राज्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ाया। बढ़त मिली उसको, 11 राज्यों में उनको, पटेल जी को। नेहरू पिछड़ रहे थे। तब गांधी जी चाहते थे, गांधी जी को सब जानते थे कि जो अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो गांधी की जो इच्छा थी गांधी जी की, वो नेहरू जी के प्रति थी। वो चाहते थे नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो नेहरू जी की विदेश नीति के कायल थे। नेहरू जी का जो विजन था, एक विश्व परिप्रेक्ष्य में स्पेक्ट्रम था उनका, और था उसके नेहरू कायल थे। ऐसा नहीं कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की काबिलियत नहीं जानते थे, लेकिन नेहरू को बीच मानते थे। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को अपना विड्रॉ करने के लिए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से माना लिया और दोनों ने अध्यक्ष पद से विड्रॉ कर लिया। इस तरह से नेहरू जी 1946 के जनवरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। तो उसी अध्यक्ष के तौर पे उनको उपाध्यक्ष, जो अंतरिम सरकार जो बनी थी 2 सितंबर 1946 में, उनको उपाध्यक्ष का पद मिला और कार्यकारी अध्यक्ष का। अब 2 तरफ बातें हो गई। एक तरफ तो संविधान सभा के तहत जो सरकार बनी उसने अंतरिम रूप से काम शुरू किया, और दूसरा संविधान सभा ने संविधान का निर्माण शुरू कर दिया। संविधान का निर्माण जब शुरू हुआ तो उसी समय फरवरी में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें पहले मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। उसने कहा मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन बावेल के कहने पर, जो तत्कालीन वायसराय थे, अक्टूबर 1946 में बावेल के कहने पे मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गया, शामिल करना स्वीकार कर लिया था और लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था। उसके बाद फिर फरवरी में 1947 में वो आ गए, माउंटबेटन आ गए वायसराय के रूप में। माउंटबेटन ने घोषणा की कि हम जो है 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर देंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान तो राष्ट्र होगा। जब ये घोषणा होगी भारत और पाकिस्तान तो राष्ट्र हो गया, तो मुस्लिम लीग के 73 सदस्यों और फिर कुछ और सदस्यों जो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी प्रांत में जिसको शामिल होना था, ऐसे सदस्यों ने संविधान सभा से खुद को विड्रॉ कर लिया। इस तरह से संविधान सभा की इनकी संख्या 90 थी। 73 मुस्लिम लीग और बाकी जो 27 ये लोग थे, तो इनकी संख्या 17 ये लोग थे, तो इनकी संख्या 90 हो गई। 90 सदस्य संविधान सभा से विड्रॉ हो गए, तो कुल मिलाकर के 389 मेंबर बच गए। 289 मेंबर बच गए। 289 मेंबर्स ने 290 मेंबर बच गए। इन्होंने जो है संविधान सभा के गठन संविधान के गठन की जिम्मेदारी शुरू की और 2 साल 11 महीने 17 दिन की मेहनत के बाद संविधान सभा का गठन हुआ, जिसे 1950 में
हमने अंगीकार किया, देश में लागू किया। अब उससे पहले फिर पीछे चलिए तो नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने। दोस्तों 1947 में जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो चूंकि वो अंतरिम सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वायसराय हुआ करते थे, वायसराय को तो अभी देश छोड़ना था, तो वायसराय ने कार्यकारी प्रमुख को यानी उपाध्यक्ष जो कि नेहरू थे उनको सत्ता हस्तांतरित किया, और सत्ता हस्तांतरित करने के बाद 1947 में 15 अगस्त के दिन नेहरू जी इस देश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। और अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री बनने के बाद देखिए, एक तरह से इसको दोनों बातें हैं, ये भी कह सकते हैं नेहरू निर्वाचित नहीं थे, लेकिन ये पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि संविधान सभा का जो गठन हुआ था उस संविधान सभा के सदस्यों ने तो नेहरू जी को चुना ही था, और संविधान सभा का गठन हुआ था विधानसभा के सदस्यों ने किया था। तो इस तरह से हम ये कहकर खारिज नहीं कर सकते 1947 में नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो वो प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे, वो निर्वाचित थे। हाँ, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल पेच तो है, इसलिए भाजपा कह रही है कि नेहरू जी का लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 1952 में शुरू होता है। अब हम फिर आते हैं 1950 में, जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कर लिया। 2 साल 11 महीने 17 दिन की मेहनत के बाद तब 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, और उसके बाद संविधान के लागू होने के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत 1951 में चुनाव का कामकाज शुरू हुआ, और 1951 में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई आम चुनाव की, जो 1952 में ख़त्म हुई। और 1952 में जब चुनाव होने के बाद मतगणना हुई तो कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में पहले हुए आम चुनाव के बाद यहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया जो है ये हमने आपको बताया है कि कैसे नेहरू प्रधानमंत्री बने। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।